माय डियर स्टूडेंट, मैं विद्यासागर और आप देख रहे हैं VS के विद्यासागर सिंह के चैनल। तो देखिए, ये वीडियो है आप लोगों को क्लास 12वीं के जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी पार्ट है 1 जीवों में जनन। तो ये वीडियो आप लोग को लेक्चर है पार्ट 2। इससे पहले पार्ट 1 लाए थे, आप लोग वो वीडियो नहीं देखें तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलिए, आप लोग को इस वीडियो में बहुत ही अच्छी तरह से समझाया जाएगा ताकि आपके कंपटीशन के लिए, आपके नॉलेज के लिए और आपको 12वीं के एग्जाम के लिए काफ़ी ये वीडियो महत्वपूर्ण रहने वाला है। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए, यहाँ पे आप लोग को हम पार्ट 1 में आप लोग को यहाँ तक जान चुके थे। पार्ट 1 में हम आप लोग को यहाँ तक जान गए थे, हमको कवक से जानना है। जो यहाँ तक था हमको कवक से जानना है। हालांकि कवक क्या मतलब हम शुरू से ही हैं, यहाँ पे अमीबा से ही जानेंगे। लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन आप लोग आसानी से समझ लिए होंगे, तो यहाँ पे अमीबा से शुरू करेंगे, थोड़ा सा मतलब पीछे से ही स्टार्ट करेंगे ताकि आप लोग को समझ में भी आए। चलिए, यहाँ पे दिए गए ध्यान से देखिए, आप लोग को कह रहा है अमीबा में अलैंगिक जनन द्विखंडन द्वारा होता है। देखिए, द्विखंडन और द्विखंडन कैसे होता है, मतलब 2 भाग में बढ़ जाएगा। जैसे यहाँ पे चित्र देखिए दिए गए हैं आप लोग को, ये मतलब कहिए कि म- माता है या कहिए कि मतलब ये पेरेंट्स है। इसका पेरेंट्स है। जब इसके केंद्रक भी मतलब केंद्रक जो है यहाँ विकसित होगा तो केंद्रक विभाजित होगा। विभाजित होकर मतलब क्या, ये केंद्रक जो बीच में नीला कलर का दिख रहा है, ये बढ़ते बढ़ते 2 बन जाएगा, 2 को केंद्रक बन जाएगा। 2 केंद्रक विकास करते करते मतलब 2 को एकदम बिल्कुल अलग हो जाएगा, दोनों केंद्रक अलग हो जाएगा। धीरे धीरे दोनों भी आपस में अलग होने लगेगा। इस तरह से संतान अमीबा यानी अमीबा का मतलब कहिए कि आप लोग को मतलब ये बच्चा मतलब जन्म हो जाता है। यानी ये किसके द्वारा होता है, तो द्विखंडन के द्वारा होता है। किसके द्वारा, तो द्विखंडन। तो यहाँ पे साफ साफ देखिए कहा गया है अमीबा में अलैंगिक जनन द्विखंडन के द्वारा होता है। तो द्विखंडन मतलब एगो रहेगा और बट बट के मतलब 2 गो बन जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एगो था और देख रहे हैं कि 2 गो बन गया, तो यहाँ द्विखंडन नहीं हुआ है, 2 गो खंड में बट गया। चलिए, यहाँ पे आप लोग समझ गए। उसके बाद यहाँ पे समझिए, अमीबा के भांति पैरामीशियम में भी मतलब पैरामीशियम में भी द्विखंडन होता है। जैसे अमीबा में होता है उसी तरह से पैरामीशियम, तो इसका चित्र देखना जरूरी नहीं है। जैसे अमीबा में होता है उसी तरह से पैरामीशियम में भी होता है। पैरामीशियम में भी जनन किसके द्वारा होता है, तो द्विखंडन के द्वारा होता है। ये बात आप लोग आसानी से याद रखिएगा, याद करना आप लोग को बहुत ही जरूरी है, ठीक ना। देखिए, काफ़ी सारा क्वेश्चन आप लोग को आता है। जैसे अमीबा में अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है, तो द्विखंडन के द्वारा होता है। या कह देगा पैरामीशियम में अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है, तो ये इसमें भी द्विखंडन के द्वारा, क्योंकि जैसे अमीबा में होता है उसी तरह से पैरामीशियम में भी होता है। चलिए, यहाँ पे ईस्ट देखते हैं। देखिए, यहाँ पे अब ईस्ट देखिए, ईस्ट में अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। सबसे पहले आप लोग ये बातें ध्यान रखिएगा। ऐसे भी दे सकता है, ईस्ट में जो होता है कैसे जनन होता है, लैंगिक होता है कि अलैंगिक होता है। तो यहाँ पे याद रखिएगा अलैंगिक होता है। ईस्ट में क्या होता है, अलैंगिक जनन होता है। अलैंगिक के मतलब आप लोग को पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से समझा दिए हैं कि आप लोग को उसमें 2 विपरीत लिंग वाला कर सकता नहीं है, मतलब एगो ही मतलब जीव अपना संतान उत्पत्ति कर सकता है। तो अलैंगिक जनन द्वारा होता है, ठीक। अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन होता है, लेकिन किसके द्वारा होता है, ये मुकुलन के द्वारा होता है। किसके द्वारा, मुकुलन के द्वारा ये होता है। आप लोग को ये ईस्ट में पाया जाता है, ठीक ना। चलिए, इस विधि में मातृकोशिका, मातृकोशिका मतलब पेरेंट सेल से अथवा अनेक ऊर्ध्वाधर निकलते हैं, इसे मुकुल कहते हैं। जैसे मान लीजिए आलू, आलू होता है ना, जैसे मान रहे हैं एकदम आलू नहीं बता रहे हैं, आलू जैसे मान लीजिए ये आलू हो गया, और आलू में इस तरह से आप लोग को मुकुल निकल जाएगा। यहाँ पे मान लीजिए इस तरह से यहाँ से निकलता है, मतलब आँख कहिए, आलू का आँख निकलता है इस तरह से, तो उसी तरह से मुकुल निकल जाएगा और कई सारा निकलेगा। इस तरह से अलग अलग मतलब ये ईस्ट पनपते जाएगा इस तरह से, मतलब अपनी संख्या बढ़ा लेगा, यानी उसका जनन हो जाएगा। तो अलैंगिक जनन हुआ, लेकिन किसके द्वारा हुआ, ये मुकुलन के द्वारा मतलब बडिंग के द्वारा हुआ है। इसे क्या कहते हैं, मुकुल कहते हैं। इन्हें क्या कहता है, मुकुल मैंने बर्ड्स कहता है, याद रखिएगा, ठीक। चलिए, यहाँ पे उसके बाद आते हैं आप लोग को नीचे, शैवाल में अलैंगिक जनन विखंडन खंडन तथा कई प्रकार के बीजाणुओं द्वारा होता है। देखिए, यहाँ पे समझिए, शैवाल, शैवाल का मतलब होता है आप लोग को काउर या काई, काउर या काई, लाइकेन भी एक प्रकार का शैवाल है, ठीक ना। तो देखिए, शैवाल में अलैंगिक जनन होता है। कौन सा जनन होता है, तो अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन और अलैंगिक जनन पिछले वीडियो में बताए थे आप लोग को, ठीक ना। चलिए, तो अलैंगिक जनन होता है, लेकिन किसके द्वारा, तो विखंडन के द्वारा, खंडन के द्वारा तथा कई गो अन्य प्रकार की विधि भी है। मतलब खंडन द्वारा, विखंडन द्वारा और कई गो अनेकों मतलब बीजाणुओं द्वारा होता है। कई गो विधि भी है इसके लिए, बीजाणुओं द्वारा होता है, ठीक। शैवाल क्लेमाइडोमोनास, शैवाल में देखिए, ये शैवाल में क्लेमाइडोमोनास में प्रोटोप्लाज्म के एक विभाजन से 2 या 4
चल बीजाणु बनते हैं। तो 2 या 4 चल बीजाणु इस तरह से बन जाते हैं। तो इस तरह से खंडन विखंडन होता है, 2 भी बन सकता है, 4 भी बन सकता है। जैसे मान लीजिए आप लोग सेव को लेकर फाड़िएगा तो 2 फाड़ी भी कर सकते हैं, 4 फाड़ी भी कर सकते हैं। तो उसी तरह से आप लोग को इसके द्वारा भी मतलब खंडन विखंडन के द्वारा होता है। अब देखिए कवक आ गया, कवक मतलब फंगी। कवक जैसे देखिए बताते हैं, तो कवक का मतलब होता है भुआ या भुअरी। जैसे मान लीजिए गीला पाव रोटी देखे होंगे या गीला ब्रेड देखे होंगे, उस पे जम जाता है, या गीला आटा आप छोड़ दीजिए एक दिन तो उस पे भी कवक जम जाएगा। गीला खाद्य पदार्थ जो नमी युक्त है, उस पे अगर खाद्य पदार्थ छोड़ दीजिएगा तो उस पे भी नमी लग जाएगा, या नमी का मतलब कवक जम जाएगा। आप लोग कपड़ा को बारिश मतलब बरसात के दिनों में आप लोग ऐसे ही भिगा कर छोड़ दीजिए 3-4 दिनों तक, तो उस पे भी कवक लग जाता है। तो वही कवक का बात हो रहा है, कवक मतलब फंगी, कवक मतलब फंगी। तो देखिए कवक में अलैंगिक जनन होता है। कौन सा जनन होता है? अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन कई प्रकार से होते हैं, इसमें एक ही प्रकार नहीं होता, कई प्रकार होता है। जैसे यहाँ पे देखिए आप लोग चल बीजाणु, कुनेडिया तथा अचल बीजाणु द्वारा ये विधि है। कवक में मतलब अलैंगिक विधि मतलब अलैंगिक जनन होता है। क्या होता है? अलैंगिक जनन। इसमें 2 विपरीत लिंग वाला की जरूरत नहीं है, अकेले ही कर लेगा। जैसे हम लोग हैं लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन मतलब हम लोगों नहीं है, मतलब हम लोगों में लैंगिक जनन द्वारा संतान उत्पत्ति होती है। तो लैंगिक जनन में हम लोग 2 विपरीत जाति की जरूरत पड़ेगा, मतलब स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की आवश्यकता पड़ेगा, लेकिन इन लोगों में नहीं पड़ता है, ठीक ना। तो कवक की जब बात था आप लोग को, तो कवक में अलैंगिक जनन होता है, कई गो विधि है, चल बीजाणु, किनेडिया तथा अचल बीजाणु, ठीक ना, ये सब के द्वारा होता है। अब यहाँ से आप लोग को हाइड्रा समझना था, तो इतना तो आप लोग को पिछले वीडियो में ही बताया गया था, फिर से उसको समझा ही दिए। चलिए यहाँ पे देखिए हाइड्रा, हाइड्रा में अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। हाइड्रा या ईस्ट, देखिए हाइड्रा या ईस्ट दोनों लगभग एक ही हैं। तो हाइड्रा में अलैंगिक जनन होता है मुकुलन द्वारा। हाइड्रा या ईस्ट में भी वही पता है, हाइड्रा या ईस्ट में अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, ठीक ना। सीफा या साइकन नामक स्पंज में भी अलैंगिक जनन होता है। देखिए यहाँ पे आपको कह रहा है, देखिए एक हो गया ईस्ट, ईस्ट में अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। दूसरा बात हाइड्रा में अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। उसके बाद कह रहा है सीफा में या साइकन में, सीफा या साइकन नामक स्पंज में भी अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। यहाँ पे साफ साफ कह रहा है, यहाँ पे देखिए सीफा या साइकन, सीफा या साइकन में नामक स्पंज में भी अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? मुकुलन के द्वारा होता है, मुकुलन के द्वारा होता है। स्पंज के सिलेंडर के बेस से एक ऊर्ध्वाधर निकलता है, यह मुकुल बढ़कर मातृ सिलेंडर से लगा रहता है। इससे अलग होकर नए जीव की तरह व्यवहार करने लगते हैं। स्पंज में अलैंगिक जनन के आंतरिक मुकुल द्वारा ही होता है। मतलब कह रहा है स्पंज में अलैंगिक जनन आंतरिक मुकुल द्वारा होता है, आंतरिक मुकुल द्वारा भी होता है। इस आंतरिक मुकुल को जिम्यूल कहता है। देखिए अगर आप लोग स्पंज में जब अलैंगिक जनन होगा, स्पंज में क्या होता है? अलैंगिक जनन होता है, लेकिन किसके द्वारा? आंतरिक मुकुल द्वारा। यहाँ पे कह रहा है, और देखिए याद रखिए, एक और क्वेश्चन याद रखना बहुत जरूरी है। स्पंज में है अलैंगिक जनन, स्पंज में अलैंगिक जनन आंतरिक मुकुल द्वारा होता है। क्या होता है? आंतरिक मुकुल द्वारा। इस आंतरिक मुकुल को कहा जाता है जिम्यूल। यूँ कहिए कि इसको ऐसे भी कह सकते हैं, स्पंज में अलैंगिक जनन जिम्यूल द्वारा होता है, ऐसे भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप लोग को आंतरिक मुकुल द्वारा होता है, आंतरिक मुकुल को जिम्यूल कहता है, तो आंतरिक मुकुल के जगह आप जिम्यूल भी कह सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग याद रख सकते हैं, स्पंज में अलैंगिक जनन मतलब आंतरिक मुकुल द्वारा, या कहिए कि जिम्यूल द्वारा होता है, ठीक ना। चलिए यहाँ पे अब आगे आप लोग को बढ़ते हैं, तो आगे यहाँ पे कह रहा है अलैंगिक जनन तथा कायिक जनन शब्दों का प्रयोग क्रमशः जंतु एवं पादपों के संदर्भ में हुआ है। जंतु और पादप के संदर्भ में हुआ है। कायिक जनन क्या है? कायिक जनन देखिए आलू वाला जो बात बताए थे अभी एकदम सटीक रूप से सेट करता है। कायिक जनन उसमें भी होता है कायिक जनन, ठीक ना। कायिक जनन भी एक प्रकार के अलैंगिक जनन है। कायिक जनन क्या है? एक प्रकार का अलैंगिक जनन है। जैसे आलू के आँख से अनेकों आलू का मतलब पौधा निकलता है, तो उसमें क्या हुआ? लैंगिक जनन हुआ नहीं ना, अलैंगिक हुआ। तो कायिक जनन भी क्या होता है? अलैंगिक जनन ही होता है, क्योंकि इसमें किसी प्रकार के गैमीट नहीं बनते हैं और एक जनक पौधे नए पौधे के निर्माण करते हैं। क्लोन यहाँ पे देखिए आप लोग कह रहा है, एक जनक पौधा नए पौधे के मतलब निर्माण करता है। एक ही जनक पौधे नए पौधे का निर्माण करते हैं। यहाँ पे क्लोन
कोलोन जब कहेगा तो एक पुंजक याद रखिएगा। कोलोन मतलब एक पुंजक, कोलोन मतलब एक पुंजक। शब्द का प्रयोग कायिक जनन से उत्पत्ति संतति के लिए निश्चित रूप से किया जाता है। जैसे देखिए कायिक जनन, तो कायिक जनन यहाँ पे आप लोगों को कह रहा है, कायिक जनन यहाँ पे, कायिक जनन भी क्या है, अलैंगिक जनन है। तो कायिक जनन जब होगा तो वहाँ पे कोलोन या एक पुंजक का प्रयोग कर सकते हैं, मतलब कोलोन या एक पुंजक भी कह सकते हैं। कब? जब कायिक जनन होगा। तो कायिक जनन से उत्पत्ति मतलब संतान होता है, कायिक जनन से जो उत्पत्ति संतान होता है उस संतान को कोलोन या एक पुंजक कहा जाता है। चलिए आप लोग को और भी आगे बताते हैं। यहाँ पे देखिए कह रहा है पौधे में कायिक प्रवर्ध कई प्रकार से होता है, मतलब कायिक प्रवर्ध जब निकलता है, जैसे मान लीजिए एगो पौधा है, पौधा के से मान लीजिए रोप दिए वो, उससे कई सारा मतलब निकलता है। तो यहाँ पे देखिए कई सारा मतलब प्रकार से होता है। जैसे प्रकंद, क्या है आप लोग को, प्रकंद, कंद, कंद देखिए जैसे शकरकंद खाए हैं, जैसे देखिए आप लोग को मेरे तरफ तो मतलब जैसे शिवरात्रि होता है ना, महाकाल वाला जो पूजा होता है, महाशिवरात्रि मतलब ये होता है मतलब फागुन के समय में, कि ये महाशिवरात्रि के समय में वहाँ पे कंद खाया जाता है। यहाँ पे देखिए बल्ब, ऊपरी भूस्तारी, अंतर भूस्तारी, भूस्तारी का कुछ पौधे जैसे आलू में भूमिगत तने के फूले हुए भाग में कंद बनते हैं। देखिए कंद कहाँ बनता है, आलू में बताते हैं। जैसे मान लीजिए ये आलू हो गया, ये आलू हो गया, तो यहाँ से इस तरह से, 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 तो ये सब कंद बनता है। तो फूला हुआ जहाँ भाग रहेगा वहाँ ही कंद बनता है। तो ये सब क्या बन रहा है, कंद बन रहा है, ये सब कंद बन रहा है, ठीक ना। यहाँ पे क्या बन रहा है, कंद बन रहा है, ये कंद मतलब विकास करेगा। तो यहाँ पे देखिए ये कह रहा है आलू में भूमिगत तने के फूले हुए भाग से कंद बनते हैं। फूले हुए मतलब भाग जो है उससे क्या बनता है, कंद बनता है। अदरक में भूमिगत प्रकंद मतलब राइजोम बनता है। देखिए यहाँ पे आलू में कंद और अदरक में प्रकंद कह रहा है। यहाँ पे देखिए आलू में क्या कह रहा है, कंद बन रहा है, यहाँ पे अदरक में प्रकंद बनता है, प्रकंद बनता है, ठीक। बांस में भी प्रकंद द्वारा कायिक जनन होता है। देखिए कायिक जनन मतलब कायिक जनन, देखिए कुछ ना कुछ ऐसे मान लीजिए जैसे आप सूरन रोप दिए, सूरन मतलब कहिए कि ओल, ओल रोप दिए, या आप रोप दिए पेका चीज जैसे कांदा कहा जाता है, कांदा लोग लोग खाते होंगे, उसका पता ही लोग खाता है पकौड़ी जैसा, मतलब बेसन में लपेट के या अन्य चीज़ में मतलब करके खाता होगा, ठीक ना। या मान लीजिए बांस, या कहिए कि केला, या कहिए कि आप लोग आलू, मतलब या अदरक या हल्दी इस तरह से रोपता है। तो कैसे होता है, तो कायिक जनन होता है। क्या होता है, कायिक जनन। सब में इन सब में जो नाम रखे हैं अभी उसमें कायिक जनन होता है। तो इसी तरह से आप लोग को कह रहा है बांस में भी प्रकंद द्वारा कायिक जनन होता है। किसके द्वारा, तो बांस में कायिक जनन होता है, लेकिन किसके द्वारा, तो प्रकंद द्वारा। किसके द्वारा, यहाँ पे प्रकंद द्वारा। याद रखिएगा प्रकंद यानी कोंपड़ फूटेगा, ठीक ना। एक अकेला बांस पूरे बांस के जंगल को जन्म दे सकता है। एगो अकेला बांस जो है पूरा बांस के जंगल को जन्म देगा। जैसे मान लीजिए एगो बांस लगा दीजिए, एगो बांस से अनेकों कायिक जनन होगा। कायिक जनन यहाँ पे सब सब तो कहिए रहे आप लोग को, बांस में भी क्या होता है, कायिक जनन द्वारा होता है। ये कायिक जनन, तो बांस में क्या होगा, कायिक जनन। कायिक जनन होगा तो मान लीजिए एगो बांस से मतलब कई सारा बांस निकलेगा, निकलते निकलते जमीन में मतलब फैलते फैलते पूरा जंगल को जन्म दे सकते हैं। तो इस तरह से पूरा जंगल को जन्म दे सकता है। ये बांस एक दूसरे से शारीरिक रूप से जुड़े रहते हैं। बांस सोच रहे हैं एगो अलग है एगो अलग है, तो नहीं है। ये शारीरिक रूप से क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं, शारीरिक रूप से जुड़े रहते हैं। बांस क्या होते हैं, शारीरिक रूप से जुड़े होते रहते हैं। चलिए यहाँ पे आप लोग को हाइड्रा, देखिए हाइड्रा में मुकुलन, हाइड्रा कहिए या ईस्ट कहिए, यहाँ पे मुकुलन देखिए। जैसे मान लीजिए हाइड्रा या मतलब कोई पौधा है, जैसे हाइड्रा में ये मान लीजिए पूरा का पूरा एगो हाइड्रा का पौधा है, हाइड्रा हो गया। अब हाइड्रा में देखिए यहाँ पे मुकुल निकलेगा, क्या निकलेगा, थोड़ा सा मतलब उठना हुआ भाग दिखाई देगा, मुकुल। अब मुकुल धीरे धीरे विकास करेगा, इस तरह से देख रहे हैं यहाँ पे विकास हो रहा है, ठीक। इस तरह से विकास हुआ। अब विकास करके इस तरह से बढ़ बढ़ के बढ़ बढ़ के बढ़ बढ़ के देख रहे हैं कितना बड़ा हो गया है, इतना बड़ा हो गया। उसके बाद ये मतलब गते से टूट जाएगा, ये अलग हो जाएगा, अलग हो जाएगा तो ये अपने हाइड मतलब पुत्री हाइड्रा, पुत्री हाइड्रा मतलब कहिए कि ये इसकी माँ हो गई, ये इसकी माँ हो गई और ये इसकी बच्चा हो गया। यहाँ पे मतलब ये मुकुलन द्वारा हुआ, किसके द्वारा हुआ, मुकुलन द्वारा। मतलब अपने जैसा जीव मतलब धीरे धीरे बनेगा बनेगा बनेगा, अलगे हो जाएगा, मतलब बनते बनते बड़ा होकर अलगे बन जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं मुकुल किस तरह से छोटा हुआ भाग निकला, मुकुल विकास किया, विकास करके बड़ा हुआ, बड़ा होकर अलग हो गया, अलग होकर पुत्री हाइड्रा बन गया। लेकिन किसके द्वारा बना है, तो मुकुलन द्वारा। तो हाइड्रा में जो अलैंगिक जनन होता है किसके द्वारा होता है, मुकुलन द्वारा। तो हाइड्रा में कहेगा तब वो ईस्ट में कहेगा तब वो ये मुकुलन द्वारा, याद रखिएगा। चलिए आगे यहाँ पे देखिए, ये अगर प्लाज्मोडियम की बात करें तो प्लाज्मोडियम विखंडन द्वारा होता है। विखंडन कैसे होता है, जैसे मान लीजिए एगो जीव है, इतना बड़ा जीव है,
इतना बड़ा जीव है तो बहुत सारा उसमें अंडा बनेगा, बहुत सारा मतलब ये प्लाज्मोडियम बनेगा। प्लाज्मोडियम मतलब मादा एनोफेलिज मच्छर, इसी तरह से मच्छर का अंडा निकलता है। इस तरह से मतलब बहुत अनेकों अंडा बनेगा। ये क्या होगा ना, पूरा तरह से ये यही बाहर वाला फट जाएगा। फट जाएगा तो अंडा बाहर निकल जाएगा। अंडा बाहर निकल के विकास करेगा। इस तरह से मतलब प्लाज्मोडियम का विकास हो जाएगा। तो प्लाज्मोडियम में विखंडन होता है, मतलब विखंडन या बहुखंडन कहिए। बहुखंडन माने एगो नहीं, द्विखंडन में दूगो खंड बनेगा, मतलब दूगो टुकड़ा होगा। बहुखंडन में बहुत टुकड़ा होगा। तो एगो मतलब जो कोई भी जीव अपना वो अनेकों संतान की उत्पत्ति कर सकता है बहुखंडन द्वारा, ठीक ना। चलिए यहाँ पे आप लोग देखिए विखंडन क्या होता है। विखंडन, तो विखंडन हमें समझिए। विखंडन भी दो प्रकार के होते हैं। विखंडन मतलब बंटवारा, मतलब टूट के बनना। और टूट के बनना दो प्रकार के, एक होता है द्विविखंडन, एक होता है बहुखंडन। द्विविखंडन माने दूगो बनेगा, और बहुविखंडन माने बहुते बनेगा। तो यहाँ पे सुन लीजिए, पढ़ लीजिए। इनमें जनक कोशिका दो बराबर संतति कोशिकाओं को विभाजित होकर, जैसे अमीबा, अलिस्मानिया। अमीबा में क्या होता है, द्विखंडन होता है, दूगो जीव बनता है। आप लोग ऊपर ही दिखाए हैं। तो अमीबा में मतलब दूगो जीव बनता है। तो अमीबा और लिस्मानिया है। यहाँ पे आप लोग को द्विखंडन में तो अपने जैसा दो बराबर संतति की कोशिकाएं का विभाजित हो जाती है, तो दूगो बराबर जीव बनेगा, मतलब संतान उत्पत्ति होगा ना, तो दूगो संतान उत्पत्ति होगा, ठीक है। बहुखंडन में समझते हैं। बहुखंडन, इसमें जनक कोशिका अनेक संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। अनेकों को संतति कोशिकाएं यानी अनेकों संतान बनेगा। जैसे प्लाज्मोडियम में मलेरिया परजीवी कहिए, मलेरिया बुखार भी होता है। ये मादा एनोफेलिज मच्छर के काटने से होता है। प्लाज्मोडियम उसी में पाया जाता है। तो प्लाज्मोडियम का बहुविखंडन होता है, मतलब बहुखंडन होता है या बहुविखंडन या बहुखंडन एक ही है। यहाँ पे बहुते मतलब जीव बन जाएगा, मतलब दूगो नहीं बनेगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं, इसमें दो बराबर संतति का विकास होगा, इसमें अनेकों संतति का विकास होगा, ठीक ना। इस तरह से आप लोग को द्विखंडन और बहुखंडन में अंतर जान गए। चलिए यहाँ पे और भी आप लोग को यहाँ पे देखिए। चलिए यहाँ पे द्विखंडन और बहुखंडन में अंतर जान लेते हैं। हालांकि एक वो जान गए, अब 5 गो अंतर है, पांचों अंतर जान लेते हैं, क्योंकि आप लोग को एग्जाम में भी देता है। तो ये आप लोग को पांचों लिखना पड़ता है। ये नहीं कि आप लोग को ऑब्जेक्टिव में देगा तो उसके बाद दूसरा है, लेकिन सब्जेक्टिव में देगा तो आप लोग को ये पाँचों लिखना पड़ेगा अंतर, ठीक है ना। तो यहाँ पे चलिए आप लोग को, अगर आप लोग ये PDF चाहते हैं तो PDF आप लोग को हम प्रोवाइड करा देंगे। आप लोग को मिल जाएगा आसानी से, आप लोग को टेंशन नहीं लेना है। बस आप लोग को क्या करना है, व्हाट्सएप कर देना है इस नंबर पर। व्हाट्सएप में अपना नाम और जिला के नाम जरूर सेंड कीजिएगा, ठीक ना। इस नंबर पे कर लीजिए आप लोग व्हाट्सएप। पूरा तरह से हेल्प भी और भी आगे करते रहेंगे। ग्रुप से ज्वाइन होना होगा तो ग्रुप से भी ज्वाइन कर देंगे, ताकि आप लोग को पूरा एग्जाम तक हेल्प होता रहे। चलिए यहाँ पे द्विखंडन और बहुखंडन देखिए, कह रहा है इसमें दो संतान की उत्पत्ति होती है। कितनी संतान, दो संतान की उत्पत्ति होगी, मतलब दूगो से ज़्यादा नहीं बनेगा। दूगो संतान बनेगा तो द्विखंडन। इसमें कई प्रकार के संतान की उत्पत्ति होती है। बहुखंडन में देखिए, बहुखंड में क्या होता है, कई प्रकार के जीव बनेगा। इसमें मात्र दो बनेगा, इसमें बहुत सारा बनेगा। तो इस तरह से बहुखंडन और द्विखंडन में एक अंतर जान गए। चलिए यहाँ पे दूसरा देखिए, कह रहा है दूसरा यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, इसमें केंद्रक निकाय एक ही बार मतलब विभाजित होता है। केंद्रक निकाय जो होता है मतलब एक के बार विभाजन होगा। जैसे द्विखंडन अमीबा वाले हम कैसे बताए हैं, एगो जीव है, अब बढ़ते बढ़ते दूगो बन जाएगा। तो यहाँ पे केंद्रक जो होता है एक बार विभाजित होता है। तो केंद्रक निकाय एक बार विभाजित होता है, लेकिन कह रहा है इसमें केंद्रक निकाय का बारंबार विभाजन होता है। बारंबार मतलब बहुते बार, अनेकों बार विभाजित होगा केंद्रक निकाय, ठीक ना। इसमें जो द्विखंडन में है केंद्रक निकाय मात्र एक बार होता है, और बहुखंडन में बहुत बार होता है, अनेकों बार, ठीक। चलिए फिर से अब तीसरा देखते हैं आप लोग अंतर। इनमें कोई भी अवशेषी भाग नहीं बचता है। अवशेषी भाग मतलब मैं इसे मान लीजिए द्विखंडन है, द्विखंडन है, इसे मान लीजिए ये अमीबा हो गया। ये अमीबा मतलब इसमें जीव है, इसमें जीव जो विकास करके मतलब इस तरह से मतलब दूगो जीव बन गया। मतलब अमीबा में द्विखंडन होता है, द्विखंडन होता है, दूगो जीव बन जाता है, आप लोग को पता है। तो इसमें कोई अवशेष बच गया, मैंने कुछ बचा। जैसे मान लीजिए आप लोग बैगन की सब्जी बनाते हैं, तब बैगन के कुछ छिलका या सड़ा हुआ भाग बच जाता है ना, तो कुछ ना कुछ बचता है। तो इसमें कुछ नहीं बचता है। तो कह रहा है कोई अवशेषी अंग नहीं बचता है या अवशेषी भाग नहीं बचता है, ठीक ना। इसमें देखिए बहुखंडन में इसमें अवशेषी भाग के शेष बच जाता है। आप लोग को दिखाते हैं प्रूफ के साथ। चलिए यहाँ पे देखिए आप लोग को, ये बहुखंडन है, ध्यान दीजिए, ये बहुखंडन है। अब बहुखंडन जो है तो मान लीजिए ये फटेगा, ऊपर वाला फटेगा तो ये अंडा ना जीव बनेगा जी, जो हरा हरा दिख रहा है आप लोग को, वो न जीव बन जाएगा। लेकिन ऊपर वाला ये बच जाएगा ना, तो ये खोल बच जाएगा। तो इसमें आप लोग को बहुखंडन में क्या होता है, बचता है। तो बहुखंडन में यहाँ पे साफ साफ कह रहा है, यहाँ पे देखिए आप लोग को, तो इसमें अवशेषी जो है शेष बच जाता है, अवशेषी भाग शेष बच जाता है। अच्छा, द्विखंडन में बात करते हैं, तो द्विखंडन यहाँ पे देखिए आप लोग को, द्विखंडन यहाँ पे है आप लोग को अमीबा वाला दिखाए हैं। तो अमीबा वाला में देखिए इसमें कुछ नहीं बचता है। तो अमीबा में मान लीजिए ये अमीबा है,
अमीबा इस तरह से बढ़ते बढ़ते 2 गो जीव बन गया। तो पहले एगो था, अब 2 गो बन गया, तो कुछ बच गया इसके खोल, या अगर मतलब बहुत सारे मतलब कुछ भी नहीं बचा है, तो कुछ अवशेष नहीं बचता है। लेकिन यहाँ पे बहुखंडन में अवशेष बचता है। यहाँ अंतर आप लोगों में देख सकते हैं। यहाँ पे फिर से देखिए अंतर में कह रहा है, तो इनमें कोई भी अवशेष भाग नहीं बचता है। तो द्विखंडन में कुछ नहीं बचता है, जैसे अमीबा वाला में दिखाए हैं। यहाँ पे आप लोग को दिखाए हैं मतलब प्लाज्मोडियम वाला में, मतलब बहुखंडन में, तो इसमें अवशेषी भाग या खोल बच जाता है, कुछ ना कुछ बचता है। ठीक, चलिए चौथा देखिए आप लोग को, तो इसमें अनुकूल परिस्थिति में होता है। देखिए द्विखंडन जो होता है अनुकूल परिस्थिति चाहिए इसके लिए, तो द्विखंडन अनुकूल परिस्थितियों में होता है। ठीक है, बहुखंडन तो यह अनुकूल परिस्थिति तथा विपरीत परिस्थिति दोनों में हो जाता है। तो मान लीजिए अनुकूल परिस्थिति रहने लायक या जीने लायक या जनन करने लायक रहता है या नहीं रहता है, तब वो इसी दोनों परिस्थिति में ये जनन हो जाएगा, यानी बहुखंडन होता है। लेकिन अनुकूल परिस्थिति चाहिए द्विखंडन के लिए। ठीक है, लास्ट और यानी पांचवा देखिए यहाँ पे अंतर कह रहा है, इससे जीवों में अमरत्व अमरत्व आता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कह रहा है बैक्टीरिया, पैरामीशियम, अमीबा, इस तरह से मतलब अमरत्व मतलब अमर जैसा है लगभग लगभग। जैसे मान लीजिए एगो संतान हुआ, मतलब ये अमीबा हुआ द्विखंडन में, तो एगो जीव बढ़ जाएगा 2 गो, और फिर ये दोनों मरेगा नहीं, फिर से 2 गो बांट देगा, कोई नहीं मरेगा, फिर से 2 गो बांट देगा। यहाँ पे आप लोग कह सकते हैं अमरत्व मतलब अमर है। यहाँ पे देखिए अब बहुखंड में कह रहा है इसमें अमरत्व का अभाव होता है, मतलब अमर नहीं है। इसमें इसमें फटता है, अपना ही बेचारा मर जाता है, तब नया नया उसमें से अंडा जैसा निकलता है, वो विकास करता है। अमीबा प्लाज्मोडियम यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए इस तरह से मान लीजिए यहाँ पे सीधा बहुखंडन हो रहा है ना, यहाँ पे समझिए जैसे बहुखंडन हो रहा है, अब बहुखंडन हो रहा है, तो यहाँ पे बहुखंडन जो यहाँ पे इस तरह से हो है, तो ये एगो जीव है। क्या है? एगो जीव है। एगो जीव अपने अंदर अनेकों अंडा बनाया हुआ है, अपने फटेगा तो अपने तो मर जाएगा, तो इसमें अमर है जी। इसमें तो ये जीव खुद मर गया बेचारा, नए संतान की जन्म करा दिया, तो अपने मर गया तो वो अमर नहीं है। लेकिन अमीबा में अमरत्व होता है। ठीक ना, ये जो है यहाँ पे गलती परिभाषा लिख दिया गया है, अमीबा नहीं होगा, तो क्योंकि आप लोग को बहुखंड, अमीबा में बहुखंड नहीं होता है, अमीबा में क्या होता है द्विखंड होता है। अमीबा तो इसमें है जी, देख सकते हैं अमीबा इसमें है, तो इसमें नहीं होगा। ठीक ना, तो इसमें प्लाज्मोडियम होगा जो हो जाएगा। ठीक ना, तो अमीबा इसमें काट लीजिएगा, नहीं होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग को आगे बढ़िएगा तो कह रहा है स्टोलंस तथा प्रकंद समस्तरी होते हैं, वहीं बल्ब और मतलब घन कंद या कॉर्म छोटे बड़े भूमिगत बने हो मतलब बने हैं। लिली तथा प्याज में तना अत्यंत छोटा होता है। देखिए लिली का पौधा या प्याज की जो पौधा होता है, तना जो होता है अत्यंत छोटा होता है। उससे जुड़ी हुई ढेर सारी मांसल पत्तियाँ होती है। मांसल पत्तियाँ होती है मतलब प्याज में, या मतलब कहिए कि मतलब लिली में मतलब मांसल जुड़ी हुई पत्ती होती है। बल्ब बड़ी कलिकाएँ हैं जिनमें भोज्य पदार्थ संग्रहित होती है, और इसके बाद में चलकर नए पौधे का जन्म लेती है। तो नया पौधा जन्म लेना है आप लोगों को, तो ये क्या होता है मतलब उसमें भोज्य पदार्थ संग्रहित मतलब रहता है, और वो भोज्य पदार्थ के धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते नया पौधा इस तरह से भी विकास करता है। जैसे प्याज की आप लोग सांडा कहते होंगे, रोपाया जाता है, तो ऐसे प्याज जैसे पुराना वाला प्याज है उसी को रोप दिए, बिया या घुनी नहीं डालें आप लोग, डायरेक्ट मतलब वो जो मतलब बड़ा वाला प्याज है उसी को रोप दिए। वो प्याज धीरे धीरे मतलब उसमें खाद्य पदार्थ है या कहिए कि भोज्य पदार्थ है, तो भोज्य पदार्थ है तो खाना धीरे धीरे संग्रहित है, तो उसके में यूज होता रहेगा, यूज होते होते नया मतलब पौधा तैयार हो जाएगा। इस तरह से आप लोग को जन्म हो जाता है। ठीक ना, अब चलिए देखिए यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे देखिए जनक पौधे पर बनी कायिक संरचनाओं को कायिक प्रवर्ध कहते हैं। देखिए कायिक प्रवर्ध जैसे आलू पे बनता है, या हल्दी पे बनता है, या कहिए कि अदरक पे बनता है, या कहिए कि ईख पे बनता है, या कहिए कि आप लोग जैसे और क्या ओल, सूरन, कंद इस तरह से होता है पेक्चिना। तो यहाँ पे कह रहा है ये सीधा सीधा जनक पौधे पे बनी कायिक संरचना कायिक प्रवर्ध कहते हैं। जैसे देखिए कायिक प्रवर्ध, जैसे आलू हो गया, तो ये क्या है कायिक प्रवर्ध है, ये क्या है कायिक प्रवर्ध है, ये सब ये छोटा छोटा जो बना रहे हैं मतलब किनारे किनारे में क्या है कायिक प्रवर्ध है। ठीक ना, तो ये कायिक प्रवर्ध कहलाता है, तो कायिक प्रवर्ध कहते हैं। ये प्रवर्ध वृद्धि कर नए पौधे को जन्म करेगा। अरे आलू में क्या करता है वहीं अंखिया नाम से प्रवर्ध जो होता है, यहाँ पे प्रवर्ध यहाँ कायिक प्रवर्ध, तो कायिक प्रवर्ध जो वृद्धि करता है और नया पौधा को जन्म देता है, यही नहीं देता है जी। चलिए यहाँ पे आप बात कीजिए जलकुंभी, तो जलकुंभी एक जलीय पौधा है जो स्थिर जल में तेजी से वृद्धि करता है। इसमें कायिक प्रवर्ध भूस्तारिका द्वारा होती है। यह प्रक्रिया इतने तीव्र गति से होती है कि कम समय में ही जलकुंभी के पूरे जलाशय में फैल जाते हैं, जलाशय के पूर्ण रूप से ढक लेते हैं, और इस कारण अन्य जीव जंतु नहीं उग पाते और मछलियाँ की संख्या भी कम हो जाती है। जलकुंभी को महाविपत्ति या बंगाल का तंग के नाम से जाना जाता है, और यह एक मतलब विदेशी पौधा है। तो सबसे पहले देखिए जलकुंभी या हमारे लोकल क्षेत्र में आम भाषा में जलकोबी कहा जाता है।
ये मतलब स्थिर जल जहाँ पानी रुक जाता है वहाँ पे ये पौधा उगता है। ये पौधा इतना तेज़ी से फैलता है ना कि मतलब पूरा के पूरा मतलब कहिए कि आहारा पोखरा तालाब या जो भी मतलब गड्ढा कहिए वो पूरा तरह से घेर लेगा। तो मान लीजिए पहले से जो मछली, मेढक, केकड़ा या अन्य जीव रह रहे हैं जल में, तो उन सबको दिक्कत तो होगा ही आमतौर पे। तो दिक्कत होगा तो इस तरह से पूरा जलाशय को घेर लिया, ऑक्सीजन उन लोगों को नहीं मिलता है या अन्य चीज़ नहीं मिलता है, क्योंकि यही पौधा जो है ये घेर लेता है पूरा तरह से। तो जो कि मतलब जलाशय में मतलब फैल जाता है और जलाशय में पूर्ण रूप से ढक जाते हैं। पूर्ण रूप से ढकने के बाद मतलब अनेकों जीव जंतु नहीं मतलब उग पाते हैं। तो अनेकों जीव जंतु नहीं उग पाते हैं या कहीं कि मछलियों की संख्या भी कम हो जाती है। यहाँ पे देख सकते हैं मछलियों की संख्या कम हो जाती है। तो आप बताइए जो मछली हम लोग पोसते हैं, पालते हैं, तो मछली की संख्या जो मतलब कम हो जाएगा तो दिक्कत है ना, घाटा है ना। तो इसलिए जलकुंभी को क्या कहा जाता है, महाविपत्ति। क्या कहा जाएगा, महाविपत्ति या बंगाल के आतंक। तो ये कई बार क्वेश्चन 12वीं क्लास में आप लोग को जो मतलब बिहार बोर्ड में आया हुआ है। तो बंगाल का आतंक किसे कहा जाता है, तो देखिए बंगाल का आतंक किसे कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पे आप लोग को बंगाल का आतंक जलकुंभी के पौधा कहा जाता है। जलकुंभी को बंगाल का आतंक कहा जाता है या महाविपत्ति कहा जाता है। ये एक प्रकार का विदेशी पौधा है, याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए, कह रहे हैं यहाँ पे आप लोग देखिए, यहाँ पे देखिए फसली पौधे जैसे आलू, ये फसल है ना। आलू, गन्ना, केला, प्याज या अदरक, हल्दी, ये सब जो होती है कायिक मतलब खेती होती है, जो कायिक प्रवर्धन विधि का प्रयोग किया जाता है। कायिक प्रवर्धन विधि मतलब जैसे मान लीजिए आलू के पौधा इसे रोपना है, तो आलू में जो आँख निकलता है इस तरह से, वो उसी को आप लोग ज़मीन में दबा दीजिए। मतलब या थोड़ा मतलब अंदर तक मतलब आलू रखने के बाद थोड़ा सा मिट्टी डाल दीजिए, ताकि वो मतलब धीरे धीरे वृद्धि करे गर्मी से, वृद्धि करके नया पौधा मतलब जन्म ले। तो यहाँ पे आलू में, हल्दी में, या मतलब कहिए कि गन्ना में या प्याज में इसी तरह से ना मतलब जनन होता है। तो यहाँ पे देखिए कि कायिक प्रवर्धन द्वारा होता है, किसके द्वारा, कायिक प्रवर्धन विधि का प्रयोग किया जाता है ना। गन्ने में प्रवर्ध संधियों में कई कलिकाएं निकलती हैं जो वृद्धि कर नए पौधे को जन्म देती है। नया मतलब नया पौधा बनना है तो गन्ना में क्या होता है, प्रसंधियों, जहाँ पे मतलब गांठ होता है ना, नोट्स होता है, नोट्स। यहाँ पे देखिए नोट्स, प्रसंधियों का रहता है, नोट्स को प्रसंधि या गांठ कहिए, जहाँ पे मतलब गन्ना या ईख में देखे होंगे आप लोग को बीच बीच में रहता है, थोड़ा थोड़ा दूरी पे एक एक बीता या मतलब थोड़ी थोड़ी दूरी पे रहता है, उसको क्या कहा जाता है, प्रसंधि या नोट्स में कई कलिकाएं निकलती हैं। कलिका निकलेगा और वही जो कलिका है वृद्धि करके नया पौधा को जन्म देता है। तो थोड़ा थोड़ा काट के मतलब ये नोट्स रहना चाहिए, ये नहीं कि नोट्स ही काट दीजिए, नोट्स रहना चाहिए। नोट्स में से मतलब ये नया पौधा निकलता है, यही पौधा वृद्धि करके मतलब नया पौधा बन जाता है और वो धीरे धीरे विकास करता है। इसी प्रकार के आलू में, अदरक में, केला में भी ये पौधा प्रसंधियों से निकलते हैं। आलू के कंद में आँख होती है, आलू के कंद में क्या होती है, आँख। और वही बात है, आलू के कंद में जो आँख बात कर रहे हैं वही तो कब से हम चित्र बना रहे हैं, डायग्राम बना के समझा रहे हैं, ठीक ना। तो आलू के आँख होती है, इन आँखों में कलिकाएं होती है, कलिका मतलब बर्ड्स होती है, बर्ड्स बताए हैं वही मतलब कायिक प्रवर्ध, ठीक ना। इन्हीं कलिकाओं से नया पौधा जन्म होता है। आलू का पौधा नए जन्म लिया तो उसी कलिका से जन्म लेता है, ठीक ना। चलिए आगे आप लोग को देखते हैं। सभी कायिक जनन रूपांतरित तने से ही होते हैं। पत्तियों में भी नए पौधे बनते हैं। पत्ती मतलब पत्ता से भी नए नए पौधा, देखिए आप लोग नहीं सुने होंगे, सुन लीजिए, आप लोग थोड़ा सुनना जरूरी है। यहाँ पे देखिए आप लोग बहुत देखे होंगे कायिक प्रवर्धन, जैसे बिया द्वारा मतलब नया पौधा उगाइए, या कहिए कि डाढ़ द्वारा, या कहिए कि जड़ द्वारा आप लोग पौधा उगाते होंगे, या डायरेक्ट फल ही रोप देते होंगे, जैसे आलू रोप देते हैं, अदरक रोप देते हैं, या जो चीज़ भी है रोप देते हैं आप लोग, उसके द्वारा आप लोग मतलब ये इस तरह से पौधा उगा लेते हैं। लेकिन एक विधि बताते हैं आप लोग को, एक विधि है जो आप लोग को, ये विधि है कौन, मतलब फलनी बटी सिलेटा, या कहिए कि पत्थर चट्टा। पत्थर चट्टा में क्या होता है, पत्तियों से नया पौधा निकलता है। जैसे पतई से आप लोग मतलब बगल में जब पतई ज़मीन से सड़ने लगेगा तो उससे नया पौधा तैयार हो जाता है और नया पौधा निकलता है, तो ये पत्थर चट्टा या ब्रायोफिल्म। आप लोग नाम याद रखिए, ब्रायोफिल्म। आप ब्रायोफिल्म सर्च कीजिएगा। ब्रायोफिल्म मतलब एकलौता मतलब पौधा है ऐसा जो कि आप लोग को मतलब ये मतलब पत्ती से उगता है, मतलब पतई रोप दीजिए तो जमता है नया पौधा। सोच सकते हैं आप लोग, पतई ज़मीन से सटेगा धीरे धीरे उसमें जड़ निकल के विकास कर जाएगा। पत्थर चाटा भी कहा जाता है, या यूँ कहिए कि ब्रायोफिल्म। इसको याद रखना बेहद जरूरी है। चलिए आप लोग को हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग को नेक्स्ट वीडियो जो आएगा तो आप लोग वीडियो का इंतजार कीजिए और हमारा वीडियो लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। और आप लोग से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग को यहाँ पे टीच मिनट से ऑनलाइन लाइव क्लास करना चाहते हैं और 80% रिजल्ट लाना चाहते हैं आप लोग सभी विषय में, तो यहाँ पे क्लास चल रहा है। इस नंबर पर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, आप लोग को हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।